हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफ़र पर आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो हिंदी का है और हिंदी का एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो। अक्सर आपने देखा होगा जैसे टेट है, सुपर टेट है और वीडियो का एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एस सी जितने पेपर होते हैं उसमें हिंदी आता ही आता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ से हिंदी पूछी जाती है, जैसे एसएससी जीडी। बहुत से ऐसे एग्ज़ाम है जहाँ पर हिंदी आती है, और हिंदी आती है तो ऐसा हो नहीं सकता है सर कि ये टॉपिक है जिसका नाम समास है, यहाँ से क्वेश्चन ना आए, यहाँ से क्वेश्चन ना आए। यद्यपि मित्र, इस समास का मैं फर्स्ट पार्ट वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्कशन में मिल जाएगा, आप जाकर के पहले उसको देखिए। उसमें मैंने इसकी परिभाषा, इसका पूरा डिटेल बताया है, और समास कितने प्रकार के होते हैं उसमें से एक प्रकार का समास था जो तत्पुरुष समास था, उसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा दिया है मैंने। वो वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण सिद्ध होगा यदि आप उसको जाकर के देख लेंगे तो। ये भी वीडियो आपके सेशन आपके लिए बहुत शानदार और जानदार होने के लिए जा रहा है मित्र। बस यही है कि आप कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठें और एक बेहतरीन नोट्स बनाएं, और मेरा सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो देखिए, आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए मित्र, समास समास जो होता है, समास का मतलब ये होता है कि दो शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द बनना और उसका कोई सार्थक अर्थ निकले, उसे ही समास कहा जाता है। मतलब ऐसे दो शब्द जो आपस में मिल जाए, आपस में मिले, मतलब संक्षिप्तीकरण करना ही समास है। क्या है? अगर इसका शाब्दिक अर्थ बताया जाए बच्चों, तो जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षिप्तीकरण करना होता है। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण करना होता है। जैसे अगर क्वेश्चन, मतलब जैसे पूछा जाता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है समास का? समास का शाब्दिक अर्थ कौन सा बच्चों? शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों कि संक्षेपीकरण करना, संक्षेपीकरण करना। 1 सेकेंड। संक्षेपीकरण करना, करण करना। तो देखिए, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना। जैसे मान के चलिए बच्चों, मैं इसका मतलब बहुत बेसिक तरीके से, मूल तरीके से बता रहा हूं। जैसे ये दिया हुआ है कि राम कटोरी, राम और कटोरी, ये दो अलग अलग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं बच्चों? अलग अलग शब्द हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं बच्चों, राम और कटोरी। अलग अलग होने के कारण अब इसका संक्षिप्तीकरण करेंगे। क्या करेंगे? संक्षेपीकरण करेंगे। तो राम कटोरी क्या होगा? राम कटोरी। इसका हमने क्या कर दिया बच्चों? संक्षेपीकरण कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? संक्षेपीकरण कर दिया। यही संक्षेपीकरण करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? समास कहलाता है। ये संक्षेपीकरण करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में बच्चों ऐसा होता है कि ऐसे दो शब्द, ऐसे दो शब्द या दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, इसमें कहने वाली बात नहीं है। मतलब दो दो हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, जो उनका संक्षिप्तकरण हो, संक्षिप्तीकरण किया जाए। जैसे मैंने अभी आपके सामने ये किया, संक्षिप्तीकरण करने के बाद उसका कोई सार्थक या सामरिक अर्थ निकले। जैसे इसका अर्थ निकल रहा है राम और कटोरी, राम की कटोरी। इसका संक्षिप्त अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब निकल रहा है, इसका मीन्स निकल रहा है। तो ये बच्चों क्या है? समास है। क्या है? समास है। मित्र, इसकी जो परिभाषा वगैरह इससे पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन यहां पर थोड़ा बताना मेरा बहुत जरूरी है। तो देखिएगा, अगर परिभाषा की बच्चों बात करें तो परिभाषा में क्या होगा? परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में बच्चों होगा
दो या दो से अधिक शब्दों के मेल, जैसे अभी मैंने आपके सामने बताया था मेल, मेल से बना सार्थक या सामरिक शब्द। देख बच्चों, सार्थक या सामरिक बात एक ही होती है। सामरिक को ही समास कहा जाता है। मतलब सार्थक सामरिक उसे कहा जाता है जिसका एक सार्थक अर्थ निकले, जैसे राम कटोरी, गगन चुम्बी। अब आप कहें कि जैसे मान के चलिए कि पहले इसे कंप्लीट कर देते हैं। सामरिक शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे गगन चुंबी, गगन चुंबी। यद्यपि ये अलग अलग दोनों शब्द हैं, लेकिन इसको अगर मिला दिया जाएगा तो ये समास बन जाएगा, सामरिक शब्द बन जाएगा। सार्थक इसका ठीक तरीके से अर्थ निकल रहा है। जैसे रसोई घर, रसोई घर अलग अलग हैं, लेकिन अगर इसको मिला देंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा? ये सार्थक शब्द, इसका सार्थक इसका अर्थ निकल रहा है रसोई के लिए घर, तो ये क्या बन जाएगा? समास बन जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि जैसे बहुत से शब्द ऐसे होते हैं, जैसे मान के चलिए चम्मच कटोरी, ये भी तो दो शब्द हैं, ये भी तो दो शब्द अलग अलग हैं बच्चों। लेकिन अगर इनको करेंगे, अगर इनका मतलब इनको एक शब्द बनाएंगे तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे चम्मच कटोरी, तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। बहुत से लोग इसे चम्मच कटोरी अलग अलग पढ़ सकते हैं, तीन शब्दों में पढ़ सकते हैं, तो ये क्या है? समास नहीं है, ये सार्थक नहीं है, सामरिक नहीं है। ये क्या नहीं है? सामरिक नहीं है, सार्थक नहीं है बच्चों। तो हम समास उसे ही कह सकते हैं जिसका कोई जिन दो शब्दों का या दो से अधिक शब्दों का सार्थक अर्थ निकल रहा हो। क्या निकल रहा हो? जैसे रसोई घर, गगन चुम्बी, राम कटोरी, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो समास हैं। अब देखिए समास के भेद, समास के भेद के आधार पर मैंने आपको, आप इसका पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए तो समास होता है, इसके दो भेद होते हैं। ये दो बातों पर निर्भर करता है, ये दो बातों पर निर्भर करता है बच्चों। इसके लिए दो मुख्य बातें हैं, इसके लिए दो मुख्य बातें हैं। इसमें दो शब्द होते हैं। जो पहला शब्द होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे उच्च पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च पद कहा जाता है। दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है। इसके दो भेद होते हैं, उच्च पद और उत्तर पद। इसके दो शब्द होते हैं इसमें, एक को उच्च पद कहा जाता है और दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है। अर्थात इसको निम्न पद भी कहा जाता है। दूसरा पद, इसको पहला पद कहा जाता है, इसको दूसरा पद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहला पद भी कहते हैं, इसे दूसरा पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दूसरा पद भी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैंने आपको बताया था कि इन दोनों पदों में से मतलब इन दोनों पदों में से प्रधान पद कौन सा है, उसी के आधार पर समास के कितने प्रकार हैं उसी के द्वारा निर्भर करता है। फिर समझिए, इन दोनों में कौन सा पद प्रधान है, उस प्रधानता के आधार पर ही यह डिसाइड होता है, या यही डिसाइड होता है कि समास के कितने प्रकार हैं। तो प्रधानता के आधार पर अगर देखा जाए तो प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं।
किसके आधार पर? प्रधानता के आधार पर। प्रधानता मतलब इन दोनों में से कौन सा शब्द प्रधान है, उसी के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि समास हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि समास है प्रधानता के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार। प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार। प्रधानता के आधार पर बच्चों समास के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं बच्चों? 4 प्रकार हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, प्रधानता के आधार पर बताया जाए तो समास के 4 प्रकार हैं। अगर देखो क्वेश्चन पूछा गया है, यह पूछा गया है कि प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार हैं, तो आप बता सकते हैं 4 प्रधान। कितने हैं? 4 प्रकार हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि समास में जो समास के प्रकार हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, समास के प्रकारों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या लिखी आ जाए ना, तो आप बता सकते हैं 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। तो कौन कौन से हैं जरा मैं आपको बताता हूं। पहले प्रधानता के आधार पर बताता हूं। सबसे पहले जो समास है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तत्पुरुष समास कहते हैं, जिसका इस तत्पुरुष समास के बारे में बहुत बारीकी से आपको मैं इससे पूर्व की वीडियो में पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। आप उसे जाकर के जरूर देखें। दूसरा वाला है वो अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास कौन सा बच्चों? अव्ययी भाव समास। दूसरा कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। जो तीसरा समास है वो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है। कौन समास है बच्चों? द्वंद्व समास है। और चौथा जो समास है वो बहुब्री समास है। बहुब्री समास है। जो चौथा है वो बहुब्री समास है। तो प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। लेकिन समास के जो कुल प्रकार हैं वो 6 प्रकार हैं। प्रधानता के आधार पर आपके 4 प्रकार हैं। तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययीभाव समास, तीसरा आपका कौन सा है? द्वंद्व समास है, और चौथा कौन सा है मित्र? बहुब्री समास है। और ये चारों पूछे जाते हैं। चारों पूछे जाते हैं। अब देखिए, आप ये कहेंगे 6 कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको ये बताऊंगा इसमें प्रधानता क्या चीज है। इसमें दोनों में से जो 2 शब्द होते हैं उसमें कौन कौन सा शब्द प्रधान होता है। तो देखिए, तत्पुरुष समास है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बनता है, ये प्रश्न यहां से बनता है, पूछा गया है असंख्य परीक्षाओं में कि तत्पुरुष समास होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद या दूसरा पद, या दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। जो तत्पुरुष समास है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, या उत्तर पद प्रधान होता है। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ऐसा कौन सा समास है जिसमें दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है, तो बता सकते हैं तत्पुरुष पुरुष। तत्पुरुष जो समास है उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। जबकि आप देखेंगे अव्ययीभाव समास होता है। कौन सा? अव्ययीभाव समास होता है। इसमें उच्च पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उच्च पद प्रधान होता है बच्चों। कौन सा पद प्रधान होता है? उच्च पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में कौन सा पद? जो पहला पद होता है या उच्च पद कहते हैं, उसमें वो पद प्रधान होता है, ये पूछा जाता है। द्वंद्व समास की विशेषता मित्र क्या है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। आप चिंता न करें, इनके एक एक जो समास है इसके इतने उदाहरण बता दूंगा, आपको एग्जाम्पल दे दूंगा, आप नोट भी करा दूंगा कि आपको याद हो जाएंगे, वो वही एग्जाम में आएंगे। आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और बहुब्री समास होता है मित्र, इसमें दो शब्द होते हैं, उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। मतलब इसमें कोई पद पर प्रधान नहीं होता।
कोई पद प्रधान नहीं होता, मतलब तीसरा पद प्रधान होता है। कैसा होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। इसकी परिभाषा बताऊंगा मैं बहुब्रीहि समास की। तो इसमें क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें दो पद होते हैं, दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होता, जबकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययीभाव समास में केवल पहला पद होता है, वो प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है। अब देखिए, ये तो प्रधानता के आधार पर 6 प्रकार के हुए, 4 प्रकार के हुए। अब आप टोटल देखिए कितने प्रकार के समास होते हैं। तो बच्चों देखिए, जो तत्पुरुष समास है इसके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है द्विगु समास। द्विगु समास आप कह रहे थे 6 होते हैं, तो पांचवा वाला ये कौन सा हुआ? द्विगु समास हुआ। पांचवा कौन सा हुआ? द्विगु समास हुआ। और जो छठवां होता है वो कर्मधारय समास। कौन सा होता है? कर्मधारय समास, जो छठवां होता है। इस तरीके से अगर कुल की बात की जाए तो आप बता सकते हैं 6 समास होते हैं। अगर कुल की बात की है 6 समास होते हैं, लेकिन प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं और कुल समास 6 होते हैं। तत्पुरुष समास है, उसके 2 भाग होते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। अब देखिए भाग 2 क्यों है वो आपको बताता हूं। आपने देखा कि तत्पुरुष समास में जो दूसरा पद है या उत्तर पद है वो प्रधान है। इसी तरीके से जो द्विगु समास है और कर्मधारय समास है, इनके जो दूसरा पद होता है, इसे उत्तर पद कहते हैं, वो प्रधान होते हैं। इसलिए इसे तत्पुरुष समास में सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास किस तरह से? तत्पुरुष समास की तरह से दूसरा पद प्रधान होता है द्विगु समास में। उसी तरीके से कर्मधारय समास में भी दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है। बच्चों इतना क्लियर हुआ? तो देखिए अब हम पॉइंट पे आते हैं। आज हम आपको जो पढ़ाएंगे वो आपको तत्पुरुष समास तो पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज आपको मैं 5 समास क्लियर करा दूंगा। सबसे पहले अव्ययीभाव, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। ये 5 समास आपको इस सेशन में वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, कॉपी और पेंसिल ले लीजिए। मैं जिस तरीके से बताऊं उस तरीके से आप नोट करते जाइए, और जितने भी उदाहरण बताऊंगा बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेकर के आया हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वही उन्हीं को मैंने उठाया, जो रिवीजन होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं, उन्हीं को उठाया मैंने, और वही आपको देखने के लिए मिलेंगे। अच्छे बहुत अच्छे इन सबके एग्जाम्पल हैं। आप एग्जाम्पल भी याद कर ले जाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो आइए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुरोध है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले अव्ययीभाव समास। कौन सा बच्चों? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास पहला बता चुका हूं, ये इसका पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की विशेषता बच्चों मैंने ये भी बताई थी कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व या उच्च पद, उच्च या पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। ये पूछा गया है ऐसा कौन सा समास है इसमें पहला पद प्रधान है, तो बता सकते हैं अव्ययीभाव समास है, जिसमें पहला पद या उच्च पद या पूर्व पद प्रधान होता है। इसकी दूसरी विशेषता यह है, इसे उपसर्ग वाला समास भी कहते हैं। कौन सा वाला? उपसर्ग वाला समास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग वाला समास भी कहते हैं। कैसे कहते हैं अभी बताता हूं, आप चिंता न करें, अपने दिल की धड़कनें तेज न बनाएं। उपसर्ग वाला समास क्यों कहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। देखिए इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसके कुछ मैं तुम्हें ट्रिक बता दे रहा हूं। जैसे अगर आप समझ जाएंगे, इसे देख करके आप तुरंत बता देंगे कि इसमें अव्ययीभाव समास है। जैसे कहीं अगर किसी शब्द में प्रत्यय लिखा हो, क्या लिखा हो?
प्रति लिखा हो, जैसे प्रतिदिन, प्रतिरात, प्रत्येक, प्रतिहार। अगर किसी शब्द में प्रति लिखा हो तो आप तुरंत समझ जाइए कि अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव समास है। अगर किसी शब्द में भर लिखा हो, जैसे पेट भर, पेट भर लिखा हो, घर, खेत, अगर पेट भर लिखा हो, खेत भर लिखा हो, खेत भर, घर भर, मतलब किसी शब्द में भर लिखा हो, क्या लिखा हो? भर लिखा हुआ हो, तो आपको तुरंत समझ जाइए कि इसमें कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। और किसी शब्द की शुरुआत आ से हो रही हो, किससे? आ से हो रही हो, जैसे आमरण, आ से हो रही हो, जैसे आमरण, आजन्म, आजन्म, तो इस आ से शुरुआत हो रही हो तो आप समझ जाइएगा कि यह अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। और किसी शब्द की शुरुआत यदि अनु से हो रही हो, अनुमान अनु से हो रही हो, जैसे अनुरूप, अनुरूप से हो रही हो, आप तुरंत समझ जाइए कि यह अव्ययी भाव समास है। क्या समास है? अव्ययी भाव समास है। अब देखिए, अब मैं समझाता हूं आपको। प्रतिदिन, दो शब्द हैं। दिन कैसे है? प्रत्यय, मतलब रोजाना। कैसे? रोजाना। तो इसमें प्रधान पद कौन सा हुआ? प्रत हुआ। पहला पहला पद क्या हुआ बच्चों? प्रधान हुआ। प्रतिरात, प्रतिरात, रात कैसी? रोजाना। प्रति, लगातार, तो इसमें मतलब पद कौन सा प्रधान हुआ? प्रत प्रधान हुआ। प्रत्येक, प्रत धन एक, तो इसमें क्या हुआ? पहला पद हुआ, प्रधान हुआ। पेट भर, मतलब क्या भरा जा रहा है? पेट भरा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला पद क्या हुआ? प्रधान हुआ। मतलब यह है कि ऐसा शब्द जिसमें पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहा जाता है? अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल या ट्रिक समझ लें, वो आपको मैंने इस तरीके से बता दिया। ये अव्ययी भाव समास की पहचान है। जैसे एक और पूछा जाता है प्रत्युपकार, ये बहुत पूछा गया जाता है। प्रत्ये एक सेकंड, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार बहुत पूछा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। मोस्टली अधिकतर ऐसे ही आते हैं, जिसे आप समझ जाएंगे बड़े आराम से कि ये अव्ययी भाव समास है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, दूसरा समास है द्वंद्व समास। तो दूसरा समास है वो द्वंद्व समास है बच्चों। दूसरा समास है वो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की मैंने बच्चों परिभाषा ये बताई थी कि ऐसा पद जिसमें दोनों पद प्रधान हो। कौन से? दोनों पद प्रधान हो। कैसी हो? दोनों पद प्रधान हो। और इसकी और दूसरी विशेषता यह है कि एक दूसरे के विरोधी हो, के विरोधी हो। और देखिए, और विशेषता क्या है? दोनों शब्दों के बीच में, के बीच में योजक चिन्ह हो। क्या हो? योजक चिन्ह हो, जैसे ये वाला। ठीक है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि द्वंद्व समास है बच्चों। कौन समास है? द्वंद्व समास है। फिर देखिए, द्वंद्व समास उसे कहा जाता है दोनों पद प्रधान होते हैं, एक दूसरे के दोनों पद विरोधी होते हैं, जैसे माता और पिता, आकाश और पाताल,
आकाश, आग और जल, आग और जल, खेत खलियान, खेत खलिहान। इस तरीके से बहुत से भाई बहन, चाचा चाची, दाल भाटी, बायां दायां, ये क्या है? द्वंद्व समास हैं। तो इन दोनों शब्दों के बीच की तीसरी विशेषता क्या है? कि योजक चिन्ह हो। क्या हो? योजक चिन्ह हो। जैसे हो एग्जाम्पल के रूप में, अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, जैसे दाल भाटी, क्या होता है? दाल भाटी। उसके बाद जैसे माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, दिन रात, दिन रात, द्वंद्व समास है। देखिए, माता पिता विरोधी है, भाई बहन विरोधी है, दिन रात विरोधी है। आकाश पाताल, आकाश पाताल विरोधी है, योजक चिन्ह है, द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। बहुत इसे समझने में तो बिल्कुल सिंपल है। योजक चिन्ह लगा हो और एक दूसरे के विरोधी हो तो वो क्या है? द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है। जैसे आचार विचार है, आचार विचार, आचार विचार ये पूछा गया है, इंपोर्टेंट है आचार विचार। एक और पूछा जाता है, एक और पूछा जाता है, एक और पूछा जाता है जो इंपोर्टेंट है, देवास्वर, देवास्वर, देवासुर, देवासुर बहुत पूछा जाता है। लेकिन इसमें देखो बच्चों, वो नहीं है, योजक चिन्ह नहीं है, इसकी योजक चिन्ह नहीं है। लेकिन इसका थोड़ा संधि विच्छेद करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे देवा, आश्वर, आसुर। अब देखिए एक दूसरे के विरोधी हुए कि नहीं हुए? देव और आसुर, देव और आसुर, देव और आसुर, तो कौन सा हुआ? देवाश्वर। तो ये क्या है बच्चों? ये आपका द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। आपको जैसे कर्णोर्जन, कर्ण, कर्णोर्जन, कर्ण और अर्जुन, ये भी क्या है? द्वंद्व समास है। देखिए शब्दों में, शब्दों के जो सार्थक शब्द में आप खुद देख लीजिए कि अगर विरोधाभास की स्थिति हो, विरोधाभास की स्थिति हो तो आप तुरंत समझ जाइए कि यह द्वंद्व समास है। जैसे कर्ण और अर्जुन, थोड़ा संधि विच्छेद करके देख लीजिए। देव, देवासुर, देव और आसुर दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। आचार विचार, द्वंद्व समास है। माता पिता, मुख्य विशेषता क्या है कि आप विरोध करके देख लीजिए, और इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा समास आपका ये क्लियर हुआ। तीसरा समास आपको बताता हूं बच्चों, बहुब्री समास। तीसरा समास है बहुब्री समास। तीसरा समास है बच्चों बहुब्री समास। आप लिखिए, तीसरा समास है बहुब्री समास। समास, बहुब्री समास। इसकी विशेषता बच्चों क्या होती है कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्या होता है? कोई पद प्रधान नहीं होता। नहीं होता। और यह दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। क्या करते हैं? किसी तीसरा जो पद होता है उसकी ओर संकेत करते हैं। क्या करते हैं? तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। और तीसरा पद की ओर संकेत करते हैं, वही पद क्या होता है? प्रधान होता है, मुख्य होता है। तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि यह बहुब्री समास है बच्चों। कैसे? जैसे, जैसे महादेव, महा और देव दोनों अलग अलग शब्द हैं, महा और देव, लेकिन ये संकेत किसी तीसरे सार्थक शब्द की ओर कर रहा है। तीसरे सार्थक शब्द की ओर कर रहा है कि इसका अर्थ क्या होता है? भगवान शिव, भगवान शिव। जैसे पीतांबर,
पीत धन अंबर, मतलब जो पीले वस्त्र धारण करता हो। तो पीले वस्त्र कौन धारण करते हैं? भगवान श्री कृष्ण। गजानन, गजानन अलग अलग शब्द हैं, लेकिन तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, श्री गणेश की तरफ, श्री गणेश की तरफ। तो ऐसा शब्द जो तीसरी ओर की ओर, तीसरे सार्थक शब्द की ओर संकेत करे और उसमें कोई पद प्रधान न हो, तीसरा पद ही प्रधान हो, तो बहुब्री समास होता है बच्चों। क्या होता है? बहुब्री समास होता है। इतना मेरे रसगुल्ला समझ चुके होंगे। तो देखिए, मैं इसकी परिभाषा लिख दी मैंने आपको। जैसे आपने देखा, एग्जाम्पल हम ले लें बच्चों, जो पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे गए हैं, जैसे नीलकंठ। नीलकंठ, नील ऐसा व्यक्ति जिसका कंठ नीला हो, ऐसा ऐसा व्यक्ति जिसका कंठ कैसा हो? नीला हो। और वो कौन थे? भगवान शिव थे। कौन थे? भगवान शिव थे। जो इसमें दो शब्द हैं, दो पद हैं, इसमें से कोई पद प्रधान नहीं है, लेकिन ये जो संकेत कर रहा है वो महादेव, सॉरी, भगवान शिव जी की तरफ संकेत कर रहा है, शिव जी की तरफ। ये कौन थे? शिव जी थे। जैसे महादेव, दो शब्द है बच्चों, महादेव, दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन कोई पद इसमें प्रधान नहीं है। मतलब ऐसे देव जो सब में महान थे, ऐसे शब्द जो सब में महान थे, वो कौन थे? भगवान शिव जी थे। कौन थे? शिव जी थे। जैसे अंजन पुत्र, अंजन पुत्र, दोनों अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं दोनों, अंजन पुत्र, लेकिन तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहे हैं। तो तुरंत समझ जाइए आप कि ये भगवान, ये हमारे हनुमान जी हैं, बजरंग बली जी हैं। हनुमान, कलयुग के महान देवता हनुमान जी की ओर संकेत कर रहा है। तो ये कौन समास है बच्चों? बहुब्री समास है बच्चों। कौन समास है? बहुब्री समास है। और इसके उदाहरण बताता हूं। जैसे दशानन, दशानन खुद समझ में आ रहा होगा। दशानन मतलब इसके 10 सिर हों, मतलब रावण। आप कसम से बताइए, क्या समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा हो। दशानन मतलब तो तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, रावण। तो कौन सा? बहुब्री समास है। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, मतलब जो चक्र को धारण करते हैं, दो ही लोग करते हैं, दो ही भगवान हैं, जैसे कृष्ण और विष्णु जी, दो हैं जो चक्र को धारण करते हैं, चक्रपाणी। गजानन, गजानन बताओ किसको कहते हैं? गजानन गणेश जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? गणेश जी को। बहुब्री समास है। कौन समास है बच्चों? बहुब्री समास है। चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हों, बताओ कौन है? चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हों, कौन है वो? विष्णु जी। चतुर्भुज, विष्णु जी। बच्चों क्लियर हुआ ये? मतलब ऐसा समास जिसमें कोई पद प्रधान न हो, खुद समझ जाएंगे, शब्द देख करके खुद पहचान जाएंगे, और तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा हो, तो उसे क्या कहा जाता है? बहुब्री समास कहते हैं। बहुब्री समास कहते हैं। अच्छा बच्चों, यहां पर कुछ अपवाद वाली चीज और बताता हूं। ये जो जैसे आप ये देख रहे हैं, नीलकंठ, महादेव, ये कर्म धारण समास भी है। अगर ये आते हैं, नीलकंठ कौन सा समास है? तो या तो आपको बहुब्री समास दिया होगा या कर्म धारण समास दिया होगा, दोनों नहीं दिए होंगे। या तो नीलकंठ या महादेव दिया हो तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए, या तो बहुब्री समास है या फिर कर्म धारण समास है। कुछ अपवाद हैं और बाद बाकी आपके समझ में आ ही चुका है। अब देखिए, मैं चौथा वाला बताता हूं, कर्म धारण समास। कर्म धारण समास चौथा देखिए बच्चों, कर्म धारण समास। बिल्कुल देखिए बच्चों, बस शांति तरीके से सुनते जाइए, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चिंता न करिए, ये पूछे जाते हैं हर परीक्षा में, वैसे ही नहीं बता रहा हूं। चौथा है आपका कर्म धारय समास।
देखिए कर्मधारय समास कौन सा होता है, पहली विशेषता मैंने आपको ये बताई थी कि इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो तत्पुरुष समास से हुई है, और तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है प्रधान होता है, तो इसमें भी क्या है, उत्तर पद प्रधान है। क्या है बच्चों, उत्तर पद प्रधान है। क्या है, उत्तर पद प्रधान है, पहली विशेषता है। कैसी है, पहली विशेषता है। और इसमें जो उच्च पद होता है, उच्च पद होता है वह उत्तर पद की उत्तर पद की विशेषता बताता है। कैसे बताता है, विशेषता बताता है। क्या बताता है बच्चों, विशेषता बताता है। आप परेशान न हो, बिल्कुल समझा दूंगा मैं। इसमें दो पद होते हैं, दूसरे पद की पहला पद क्या बताता है, विशेषता बताता है। क्या बताता है बच्चों, विशेषता बताता है। इसे जैसे नील कमल, नील कमल, कमल कैसा है बच्चों, नीला है। कैसा है, नीला है। तो इसकी ये विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है, इस जो दूसरा पद है उत्तर पद है, इसकी विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है, नीला है। कैसा है, नीला है। गुलाबी फूल, फूल, फूल कैसा है बच्चों, गुलाबी है। नारंगी साड़ी, नारंगी साड़ी, साड़ी कैसी है, नारंगी है। होशियार बच्चा, होशियार या बुद्धिमान, बच्चा, तो बच्चा कैसा है, बुद्धिमान है, होशियार है। विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो ऐसा पद, ऐसा शब्द जो दूसरे पद की विशेषता बताए तो कर्मधारय समास होता है। इसके और एग्जांपल बच्चों आपको बताता हूं, अच्छे अच्छे जो पूछे गए हैं। जैसे महादेव, देव कैसे हैं, महान है। अभी आपको बताया कर्मधारण भी है और बहुब्री भी है, कर्मधारण भी है, बहुब्री भी है। और उसके बाद जैसे महावीर, महावीर, चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना, ये बच्चा पूछा गया है। चंद्र खिलौना, महावीर भी पूछे गए, महादेव भी पूछे गए। ये वैसे ही दिखा रहा हूं, ये पूछे गए हैं। चंद्र खिलौना पूछा गया है, तो कौन समास है, कर्मधारय समास है। कौन सा है, कर्मधारय समास है। दानवीर, देखो विशेषता बता रहा है, दान करने वाला वीर है, दानवीर। चरण कमल, इंपोर्टेंट है ये, चरण कमल, चरण कमल इंपोर्टेंट है, पूछा गया है। स्टार लगा लो बच्चों, स्टार लगा लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है। लाल मणि, लाल मणि, ये भी पूछा गया है। कौन सा है, कर्मधारय समास है। कौन सा समास है बच्चों, कर्मधारय समास है। मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, मृग नयनी, ये किसके उदाहरण है, कर्मधारय समास के उदाहरण है बच्चों। ये किसके उदाहरण है, कर्मधारय समास के क्या है बच्चों, उदाहरण हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए, बिल्कुल भी मत छोड़िए। ये क्या है बच्चों, मैंने आपको कर्मधारय समास बताया। अब आपका बताता हूं मैं जो पांच वाला द्विगु समास, द्विगु समास बताता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, बस 5 मिनट का वीडियो और है, परेशान ना हो आप लोग, परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी, और कहां जिंदगी रही तो नौजवानी फिर कहां। बच्चों यही समय पढ़ने का, अगर निकल जाएगा फिर नौजवानी फिर कहां रह जाएगी। तो देखिए अगला, देखिए द्विगु समास, द्विगु समास, मैंने जो पंक्ति अभी बोली थी, बताइए किसने लिखी है वो, कमेंट्स करके बताइए। तो देखिए द्विगु समास किसे कहते हैं।
द्विगु समास की विशेषता मात्र ये होती है, द्विगु समास की विशेषता इसमें ये होती है कि इसमें दूसरा पद होता है, दूसरा पद या उत्तर पद। आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि तत्पुरुष समास का ये से निकला हुआ है, तत्पुरुष समास का बेटा है ये। पद प्रधान होता है, क्या होता है? तत्पुरुष दूसरा पद प्रधान होता है और यह संख्यावाची होता है बच्चों। सबसे अच्छी बात, संख्यावाची होता है। कैसा होता है? संख्यावाची होता है मित्रों। अगर किसी वाक्य मतलब किसी शब्द में संख्या दी हो तो आप तुरंत आंख बंद कर अधिकांश लगा सकते हैं 99% कि यह द्विगु समास है। जैसे चौराहा, चौराहा, तिकोना, तिराहा, क्या? तिराहा। सबसे अच्छा उदाहरण तिरंगा। देखिए कितने गजब गजब उदाहरण है। तिरंगा, तिकोना, तिराहा। नवरात्र, नवरात्र कौन सा? ये क्या है? द्विगु समास है। सप्ताह, क्योंकि देखो इसमें भी संख्यावाची है, ये भी संख्यावाची है, ये भी संख्यावाची है, ये भी संख्यावाची है। वन नवरात्र, वनरात्रि, नवरात्र उल्टा रख दिया हमने, नवरात्र। सप्ताह 7 दिन संख्यावाची है, तुरंत समझ जाएंगे द्विगु समास है बच्चों। जैसे चतुरानंद, चतुरानंद द्विगु समास है। क्या? कौन सा? यह बहुब्री समास भी था। पंजाब देखेंगे आप, 5 नदियों वाला पंजाब, पाकिस्तान में भी और हमारे हिंदुस्तान में भी है पंजाब। दोपहर, चौमासा। और उदाहरण लिखना चाहें, दोपहर, दोपहर मतलब पहला पैर दूसरा पहर, दोपहर। चौमासा, ये पूछे गए हैं। ये किसके? द्विगु समास के उदाहरण है बच्चों, किसके? द्विगु समास के। और एक जैसे आपने देखा होगा चवन्नी, अठन्नी, 31, 41, 21, 71, 91। ये क्या है? द्विगु समास के उदाहरण बच्चों। किसके उदाहरण हैं? द्विगु समास के बच्चों ये उदाहरण हैं जो मैंने आपको पूछे गए हैं एग्जाम में, जो वहीं से लिए हैं मैंने, वही उठाए हैं जो अक्सर परीक्षा में देखने के लिए आपको मिलते हैं। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस सेशन को उस बच्चे तक पहुंचा दिए, उस स्टूडेंट तक पहुंचा दिए जिसको इसकी बहुत जरूरत है और वह कोई कोर्स नहीं ले सकता है। मैं इसको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं बच्चों इस चैनल पर। इस पर चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जैसे विषयों को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं। हिंदी आपके सामने पढ़ा रहा हूं और हिंदी के जो वीडियो है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको जाकर जरूर देख लीजिए। यदि मेरा सेशन आया अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। कुछ कमी होती है तो मुझे बताइए, उसे सुधारने की और कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। समाज खत्म हो चुका है, अब मैं आपको नया कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा। नए सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।